हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज है 23 सितंबर 2021 और कल है 24 सितंबर 2021 और ठीक इसके एक महीने बाद है 24 अक्टूबर 2021 और 24 अक्टूबर 2021 को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम संभावित है। दोस्तों, अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ एक महीने आप लोगों के पास शेष हैं और इस एक महीने में आपने अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली, ईमानदारी से मेहनत कर ली, तो आप उस पार चले जाएंगे। मतलब आप सफल हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन निश्चित है। और अगर ये लास्ट का एक महीना आप डाइवर्ट हो गए, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए, इधर उधर की किताबों में उलझ गए, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा ना हो। दोस्तों, अंतिम एक महीने में आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका सफल होना सुनिश्चित हो जाए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ करनी चाहिए। जो लास्ट का एक महीना है, इसमें एक तो आप प्रैक्टिस सेट खूब सॉल्व कीजिए और दूसरा रिवीजन कीजिए। जो भी आपने साल भर पढ़ाई की है, आपने खुद का नोट्स बनाया है, जो भी, बस उसी को बार बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट में जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को छोड़कर चले जाएं, बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बड़े एग्ज़ाम में बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उससे आपको एक तरीका पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और प्रश्न किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं। एक बात और है दोस्तों, अब एक महीने बचे हैं, तो जिनका सीसैट बहुत कमज़ोर है तो उनको जो है एक महीने में कम से कम डेली 1 से 1.5 घंटे सीसैट पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिनका जीएस तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन उस सीसैट में फेल हो जाते हैं और सीसैट में फेल होने की वजह से उनका जो है पीटी क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो अब बहुत ही कम समय है आपके पास, तो आप जो है सीसैट भी थोड़ा थोड़ा देख लें। ठीक है, तो अब समझिए आप, ये अंतिम युद्ध है आपके लिए। इसको आप जो है अपना अंतिम एग्ज़ाम बनाइए। ये सोच लीजिए कि आपको जो है इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा यार। साल भर आपने खूब मेहनत से पढ़ी है, ईमानदारी से पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, बस अंतिम समय में डाइवर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं 2022 में देंगे, कुछ लोग सोचते हैं 2023 में देंगे, तो इसमें डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, और नया चीज़ कुछ भी मत पढ़िएगा। मार्केट में बहुत सारी किताबें भी आएंगी, बहुत सारी मैगजीन इस समय आएंगी, लेकिन उनको आप बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा। सिर्फ और सिर्फ आप जो भी साल भर पढ़ें उसी को रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। निश्चित तौर पे आपका पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी रिवीजन सीरीज में यह मध्यकालीन भारत का तीसरा लेक्चर है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। इसका सही जवाब है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन ने किसे अमीर तुजुक का पद दिया था। तो किसे दिया था भाई, तो दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। अमीर तुजुक का पद किसको दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को। और अमीर तुजुक का पद भी दिया, इसके साथ ही साथ अपनी बिटिया की शादी भी अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी कब गद्दी पर बैठा। तो कब बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, अक्टूबर 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, 1296 ईस्वी में। तो इसे याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जो धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जो धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था।
देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि ये खिलजी वंश है तो सारा जवाब जलालुद्दीन और अलाउद्दीन से ही संबंधित होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शन मिलते हैं तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए बार बार आप रिवाइज कर लीजिए ताकि जो है एग्ज़ाम में पहुँचे जब और ऑप्शन सामने दिखे तो दिमाग आपका वहाँ पे क्लिक कर जाए कि हाँ यही वाला ऑप्शन है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जफर खां किसका सेनापति था? तो जफर खां जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। किसका था? सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का था। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि किसने धारण की थी? किसने की थी भाई? तो सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने राय रायन की उपाधि किसे दी थी? किसे दी थी? तो ये देवगिरी के राजा चंद्रदेव को दी थी। किसने दिया था? अलाउद्दीन ने ही दिया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने भूमि के उपज का कितना प्रतिशत भूमि कर के रूप में निश्चित किया था? कितना प्रतिशत निश्चित किया था? तो वो था 50%। ठीक है। अगर ऑप्शन में 1/2 देता है तो वही सही ऑप्शन है। कन्फ्यूज मत होना कि 50% पढ़े हैं और ऑप्शन 1/2 दिया है। बहुत आसान है, लेकिन अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ें तो हम 50%, लेकिन इसमें ऑप्शन 1/2, 1/3, 1/4 करके दे रहा है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश करवाकर लगान वसूलना शुरू किया था? तो उसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान है जिसने जो है भूमि की पैमाइश करवाया था। इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा अगला प्रश्न है हमारा, दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने मुस्त खराज की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह एक विभाग था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, खिलजी शासन में खुत और बलाहार कौन थे? इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में खुत का क्या आशय था, बलाहार का क्या आशय था। तो यह भी आपको जानना चाहिए। तो खुत का मतलब था जमींदार और बलाहार का मतलब था साधारण किसान। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? देख लो, ये नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह नहीं किए थे। सबसे पहले शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो यह भी याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसमें भी दोस्तों जब ऑप्शन मिलता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने की है। किसने शुरू किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा अगला प्रश्न है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अब आप लोग बताइए, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? और इसके साथ ही साथ बताइए, अलाई दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? तो है याकूब। अलाउद्दीन ने याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। ठीक है, याद रखना, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, तारीख़ फिरोज़ शाही किसकी रचना है? किसकी रचना है भाई? तो वह है बरनी की, जियाउद्दीन बरनी। तारीख़ फिरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, नाजिर से क्या आशय था? नाजिर से नाप तौल माफ़ कीजिए, नाजिर से क्या आशय था? तो इसका मतलब था नाप तौल का अधिकारी। ठीक है। खिलजी वंश में जो नाजिर होता था वो नाप तौल का अधिकारी होता था। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, नगद वेतन और अस्थाई सेना की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी दोस्तों? यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ खिलजी वंश चल रहा है, इसलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो रिवाइज कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए 2 नए कर कौन कौन थे? ठीक है। तो अलाउद्दीन ने जो है 2 नया कर लगाया था, वह कौन कौन था? तो वह कौन कौन सा कर था? तो एक था चराई कर और दूसरा गढ़ी कर।
चराई कर जो होता था, दुधारू पशु जो होते थे उन पर लगाया जाता था, और गढ़ी कर जो है घर झोपड़ी पर लगाए जाते थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंगोलों ने कुल कितने आक्रमण किए? तो इसका सही जवाब है 6 बार आक्रमण किए थे। 1297 से लेकर के 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने कुल 6 आक्रमण किए थे, 6 बार अटैक किए थे। सोचिए कितने बड़े बेरोजगार थे। और एक इनसे भी बड़ा वाला बेरोजगार था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था जो है महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी भारत का कुछ नहीं हुआ। भारत आज भी वहीं का वहीं खड़ा है और काफ़ी आगे निकल चुका है इन देशों की तुलना में। गजनी आप जाके देखिए, गजनी की क्या स्थिति है, गजनी जो स्थान है वो कहाँ है, ये आप पता कर लीजिए क्या स्थिति है, और भारत की क्या स्थिति है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी 1316 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो कौन बैठा था भाई? तो वो था मुबारक खिलजी। ठीक है। मुबारक खिलजी जो है 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पे बैठा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है, इसको नग्न स्त्री और नग्न पुरुषों की संगत पसंद थी। और बर्नी तो ऐसा लिखता है कि जो है ये दरबार में जो है नंगे दौड़ा करता था दरबारियों के सामने। पता नहीं ऐसा था कि नहीं, लेकिन बर्नी ने लिख दिया, अब क्या कहा जाए। अगला प्रश्न है, मुबारक खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो मुबारक खिलजी की मृत्यु जो हुई थी 1320 ईस्वी में हुई थी। 1320 ईस्वी में कब? अप्रैल 1320 ईस्वी में हुई थी। और इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इन्हें इनके वजीर खुसरो खां ने मार डाला था, इनकी हत्या कर दी थी 1320 ईस्वी में। और 1320 ईस्वी में इनको मारने के बाद स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो इसका सही जवाब है मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है। किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? तो इस पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक जो था वह खुसरो खां था, क्योंकि खुसरो खां मुबारक खिलजी को मार करके गद्दी पर बैठा था। ठीक इसके बाद अप्रैल में जो है खुसरो खां मुबारक खिलजी को खुसरो खां मार करके गद्दी पर बैठा, और उसके बाद सितंबर 1320 ईस्वी में गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इसे पराजित करके दिल्ली की शासन को हथिया लिया। और यहीं से 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की शुरुआत होती है। तो अगले वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं तब किसी अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।